नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज दिन भर की हर बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपको बताते हैं कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। आज स्कूलों में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगा, तो वहीं यूपी में चौथे चरण के चुनाव से पहले आज सियासी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी बहराइच में रैली करेंगे, तो पूर्वांचल में शाह, नड्डा, राजनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। अखिलेश यादव कौशाम्बी और मायावती बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात कर ले तो बड़ी खबर है, पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुंस्क को रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी है, जिसके बाद यूक्रेन से जंग के हालात और ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं रूस के फैसले के बाद पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। ब्रिटेन पीएम ने कहा है कि रूस ने बातचीत के बजाय युद्ध को चुना है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। यूक्रेन संकट को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। बहरहाल इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर रूस और यूक्रेन विवाद से जुड़ी हुई है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दे दी है। पुतिन ने डोनबास को अलग देश की मान्यता दी है। पूर्वी यूक्रेन बनाने के ऑर्डर पर पुतिन ने साइन भी कर दी है। लुहांस्क और डोनेत्स्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। लुहांस्क और डोनेत्स्क के विद्रोहियों को रूस का समर्थन भी मिल गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन विवाद से जुड़ी हुई है, जहां पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को एक अलग देश बनाने की मान्यता दे दी है। पुतिन ने डोनबास को अलग देश बनाने की मान्यता दे दी है। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन विवाद के बीच यूएन ने बैठक बुलाई है और अहम बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन संकट पर मंथन करेगा सुरक्षा परिषद। फ्रांस के राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद की ये बैठक बुलाई है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार, हालात तनावपूर्ण हैं और इस बीच यूएन ने अहम बैठक बुलाई है। यूक्रेन संकट पर मंथन किया जाएगा। सुरक्षा परिषद इस पर मंथन करने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद की ये अहम बैठक बुलाई है। दरअसल रूस के व्यवहार को देखते हुए पश्चिमी देशों में हलचल है और इस बीच यूएन ने ये अहम बैठक बुलाई है। एक और बड़ी खबर, पुतिन के फैसले के बाद यूरोपीय संघ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पुतिन का फैसला मिन्स्क समझौते का उल्लंघन है। यूरोपीय संघ का यह बयान सामने आया है। ये पहली स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि जो सामने आई है। यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का घोर उल्लंघन किया गया है। यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो पुतिन के फैसले के बाद यूरोपीय संघ की पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है और पुतिन के फैसले को मिन्स्क समझौते का उल्लंघन बताया है यहां पर और कहा है कि यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का यह घोर उल्लंघन है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के फैसले पर यूक्रेन का पहला बयान सामने आया है। रूस के ऐलान करने से कुछ भी नहीं होता है। यूक्रेन हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यूक्रेन की सीमाएं जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने जिस तरह से कल ऐलान किया है उस पर अब यूक्रेन का भी बयान सामने आ गया है। यूक्रेन ने साफ कहा है कि यूक्रेन की सीमाएं जैसी हैं वैसी रहेंगी। रूस के ऐलान करने से कुछ नहीं होता है। यूक्रेन का स्टैंड यहां पर सामने आया है और साफ कहा है कि रूस ने जिस तरह पूर्वी अगर यूक्रेन में बात कर लें तो जिस तरह देश की मान्यता दी है उस पर यूक्रेन ने स्टैंड लिया और कहा है कि रूस के कहने से कुछ नहीं होता है और यूक्रेन की सीमाएं जैसी हैं
वैसी ही रहेंगी। वहीं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन का फैसला यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन है। रूस ने युद्ध का रास्ता चुना है। यहां पर बड़ी खबर आ रही है, रूस को इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन ने यह साफ कर दिया है। यूरोपीय संघ ने पुतिन के फैसले की निंदा की है। तो रूस और यूक्रेन के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की प्रतिक्रिया सामने आई है, बड़ा बयान सामने आया और कहा कि पुतिन का फैसला यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब चरम पर है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पूर्वी यूक्रेन के 2 अलग अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। रूस को स्वघोषित गणराज्य डोनेत्स्क और लुंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने पर रूस और यूक्रेन में जंग के हालात और ज्यादा बढ़ गए हैं। रूस के रुख से पश्चिमी देशों में हलचल बढ़ गई है। इस बीच सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। रूस और यूक्रेन में अब तक क्या हुआ, इस रिपोर्ट से समझिए। इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर रूसी सेना की न्यूक्लियर एक्सरसाइज की है। दूसरी तस्वीर पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास इलाके से लोगों के पलायन की है। यूक्रेन संकट से जुड़ी ये 2 तस्वीरें मौजूदा हालात को बयां करती हैं। रूस लाख मना करे, ये तस्वीरें रूस के खतरनाक इरादे को दुनिया के सामने रखती हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमा से अपनी सेना की वापसी की खबर दुनिया को देकर खुद को भला बताने की कोशिश की, युद्ध की संभावना से इनकार किया। ऐसी खबर के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया, लेकिन रूस की ताजा हरकत साफ बता रही है कि रूस भरोसे के लायक नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूक्रेन की सीमा से लगे बेलारूस में रूस की सेना की न्यूक्लियर एक्सरसाइज की तस्वीरें डराने वाली है। इस इलाके में रूस ने अपने न्यूक्लियर क्षमता वाले सैन्य हथियारों का पक्का परीक्षण किया, जिसके माध्यम से रूस ने अपनी न्यूक्लियर ताकत का खुला प्रदर्शन दुनिया के सामने किया। साथ ही रूस ने यूक्रेन और उसके पीछे खड़े अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों को बेहद खतरनाक संदेश दिया। नहीं पीछे हटे तो न्यूक्लियर वॉर तय मानकर ही आगे बढ़े। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर प्लान्ड सैन्य अभ्यास के तहत न्यूक्लियर वॉर वाली क्षमता को परखने का काम किया है। न्यूक्लियर क्षमता से लैस ऐसे सारे हथियार जो धरती पर और समुद्र में प्रहार करने में सक्षम हैं, उनकी रियल टाइम टेस्टिंग की। इस सैन्य अभ्यास का दायरा बेलारूस के साथ साथ ब्लैक सी तक देखने को मिला। काला सागर में भी रूसी सेना की सक्रियता काफी बढ़ी हुई दिखी। इस न्यूक्लियर अभ्यास के तहत रूस ने अपने सबसे लेटेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज और परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस सैन्य अभ्यास में Tu-95 बम वर्षक और पनडुब्बियां भी शामिल रहीं। इस परमाणु युद्ध अभ्यास का महत्व और अधिक बढ़ता दिखता है जब यह जानकारी सामने आती है कि इस सारे बेहद खतरनाक मिलिट्री एक्सरसाइज का निरीक्षण मॉस्को में बैठकर बेलारूस के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर किया गया। यूक्रेन और रूस की तनातनी के बेहद खतरनाक होने के संकेत देती है ये न्यूक्लियर वॉरफेयर वाली एक्सरसाइज। दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं। ये परेशानी अमेरिका के व्यापार में सबसे ज्यादा झलकती है। अमेरिका लगातार रूस को गंभीर नतीजों की धमकी दे रहा है, जिसमें सख्त आर्थिक प्रतिबंधों के साथ बम गोलों से करारा जवाब देना शामिल है। डिप्लोमेटिक स्तर पर भी रूस पर लगातार दबाव बन रहा है, तो इसके साथ साथ अमेरिका तमाम सामरिक तैयारियों में भी जुटा है। अमेरिका ने परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 बॉम्बर्स जेट को यूरोप में तैनात कर दिया है।
अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स F-35 को भी भेज दिया है। इसके साथ ही यूरोप के कई देशों ने भी अपने अपने फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। वहीं रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो रूस यूक्रेन की सीमा पर अपने सैन्य ताकत को बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन का टकराव अलग ही खतरनाक संदेश दुनिया को दे रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। अलगाववादियों को आगे कर रूस परोक्ष रूप से युद्ध भड़काने का काम कर रहा है। साथ ही रूस अपने नागरिकों को डोनाबास इलाके से निकालने का काम भी तेजी से कर रहा है। जिस तेजी से रूस इस काम में जुटा है, उसके इरादे सही नहीं लगते। रूस यूक्रेन से सटी सीमा के आसपास रह रहे लोगों को लगातार बाहर निकाल रहा है। यूक्रेन सीमा से सटे डोनेट्स्क से लोगों को निकालकर रूस भेजा जा रहा है। अब तक करीबन 7 लाख लोगों को पासपोर्ट जारी किया जा चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निकाले गए हर नागरिक को 10,000 रूबल यानी करीब 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। इस मामले पर रूस और यूक्रेन दोनों ही देश दुनिया को गुमराह करते दिखते हैं। रूस का आधिकारिक पक्ष यही है कि पिछले कई दिनों से यूक्रेनी सेना हमले कर रही है, जिसमें कथित तौर पर 2 नागरिकों की मौत हो गई है। हालांकि यूक्रेन की सेना का कहना है कि उन्हें कोई भी जवाबी कार्रवाई न करने का आदेश है। दोनों देश कुछ भी बोले, डोनाबास इलाके की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों पक्षों के बीच जारी बमबारी में जान माल के नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जो दुनिया को कभी भी महायुद्ध की शुरुआत का आभास करवा रही हैं। तमाम तरह की डिप्लोमेटिक पहल की जा रही है, तनाव कम करने की कोशिश जारी है। इस दिशा में सबसे कारगर पहल फ्रांस की तरफ से देखने को मिल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले भी पुतिन को समझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी। इस बार राष्ट्रपति मैक्रों ने बड़ी पहल करते हुए रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति को आपसी बातचीत के लिए एक टेबल पर आने के लिए तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए मैक्रो को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रविवार को पुतिन के साथ 2 बार फोन पर लंबी बात की। पुतिन के अलावा उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी काफी देर तक इस मामले पर बात की, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति भवन की ओर से बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस में मिलने के लिए तैयार हो गए। दोनों मैक्रो की ओर से प्रस्तावित शिखर वार्ता के लिए तैयार हुए। मैक्रो ने अपने प्रस्ताव में यूरोप में सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता पर चर्चा करने की बात रखी है। हालांकि इस प्रस्ताव के साथ उन्होंने यह शर्त भी दोनों के सामने रखी है कि यह मीटिंग तभी संभव है जब रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया ने पुतिन के फैसले का समर्थन किया है। पूर्वी यूक्रेन के फैसले पर सीरिया का समर्थन आया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि डीपीआर एलपीआर की स्वतंत्रता की मान्यता देंगे। तो यहां सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने समर्थन किया है पुतिन के फैसले का। पूर्वी यूक्रेन के फैसले पर सीरिया का समर्थन मिला है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि डीपीआर एलपीआर की स्वतंत्रता की मान्यता देंगे। एक और बड़ी खबर, पुतिन के फैसले के बाद बाइडेन और जेलेंस्की की 35 मिनट बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस ने कहा, हम यूक्रेन के साथ हैं। लुहांस्क और डोनेट्स्क में आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। रूस का फैसला यूरोपीय संघ के खिलाफ है। बाइडेन का ये बड़ा बयान आ रहा है और सबसे अहम चीज है कि जिस तरह रूस ने ये ऐलान किया है उसको यूरोपीय संघ के खिलाफ बताया है अमेरिका ने, और अमेरिका यूक्रेन के साथ लगातार नजर आ रहा है।
पुतिन के फैसले के बाद बाइडेन और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई और लगभग 35 मिनट ये बात हुई है। व्हाइट हाउस ने ये साफ किया है कि इन परिस्थितियों में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। रूस का फैसला यूरोपीय संघ के खिलाफ है। एक और बड़ी खबर है, हिजाब मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है। कर्नाटक हाईकोर्ट 2:30 बजे सुनवाई करेगा। धार्मिक पोशाक को शैक्षिक संस्थानों में चुनौती दी गई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, इसे शैक्षिक संस्थानों से बाहर रखना चाहिए। तो हिजाब का विवाद फिलहाल थम नहीं रहा है। एक तरफ देश में अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट पे भी इस मुद्दे पर लगातार सुनवाई हो रही है और आज फिर से 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है। हिजाब पर हंगामा अब जान ले रहा है। कर्नाटक में बजरंग दल के हर्षा की हत्या। कानपुर वाराणसी में हिजाब पर बढ़ा बवाल। कर्नाटक पिछले 1.5 महीने से हिजाब की आंच में झुलस रहा है। हिजाब के साथ स्कूलों में एंट्री का मामला अब खिंचता जा रहा है। सियासी ही नहीं, अदालती लड़ाई भी जारी है। लेकिन कर्नाटक में रविवार को हिजाब के विरोध में एक लड़के की जान चली गई। कर्नाटक के शिवमोगा में रविवार रात 9 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 26 साल के हर्षा ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर हिजाब का विरोध किया था और भगवा गमछे के समर्थन में पोस्ट लिखा था और हत्या को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद सामने आया, जिसके बाद बजरंग दल काफी सक्रिय है। हिंदू संगठन लगातार हिजाब का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए हर्षा की हत्या में साजिश का शक गहरा गया है। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की खबर जैसे ही फैली, शिवमोगा में तनाव बढ़ गया। बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं। हालात न बिगड़े, इसके लिए शहर में भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद हर्षा के शव को पुलिस सुरक्षा के बीच उसके घर लाया गया। हर्षा का शव जब उसके घर ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस के साथ कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता साथ चल रहे थे। वो नारेबाजियां कर रहे थे। शिवमोगा में कई जगहों पर उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। सिगेहट्टी इलाके में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। बढ़ते हंगामे को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। शिवमोगा में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र हर्षा के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। परिवार वालों को ढांढस बढ़ाया। हिजाब के विरोध से ही हर्षा की हत्या हुई, ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर सियासी दांव और जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। कर्नाटक के पंचायती राज्य मंत्री ईश्वरप्पा ने हर्षा की हत्या में एक खास समुदाय के लोगों का हाथ होने का दावा किया। हिजाबी फसाद में ओवैसी भी खुलकर टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने हिजाब के समर्थन में एक बार फिर बयान दिया। तुमको मुझे गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं क्या तुम्हारा खरीदी हूँ? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फाइट करूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम ज्यादा न पाएंगे तो अपने करीब के आगे दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे। कर्नाटक से पनपे हिजाब विवाद के चलते कानपुर में खूनी संघर्ष हो गया। हिजाब मामले में 2 समुदाय के बीच बहस हुई और मजहबी टिप्पणी विवाद का कारण बन गई। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे और इसमें आरएसएस के नगर प्रचारक का सिर फूट गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।